कहने को तो आज के समय में हमारा समाज काफ़ी हद तक शिक्षित हो चुका है, पर बावजूद इसके आज भी गांव और देहातों में पुराने रीति रिवाजों को लेकर के लोग काफ़ी सीरियस रहते हैं। भले ही उन रीति रिवाजों की वजह से किसी को कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़ जाए, पर कोई भी व्यक्ति अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अपनों से कम और इस समाज से ज़्यादा डर सताने लगता है। आज की कहानी में भी इन्हीं रीति रिवाजों की वजह से एक लड़का हमेशा के लिए इस दुनिया को ही नहीं छोड़ करके चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सीहोर, और इसी सीहोर का एक थाना पड़ता है खजूरी सड़क। खजूरी सड़क थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भैंसा खेड़ा, और इसी भैंसा खेड़ा गांव का रहने वाला सीताराम मीना। सीताराम जो पेशे से एक किसान है। सीताराम के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 4 बच्चे हैं, जिसमें सबसे छोटे बेटे का नाम है मनीष। मनीष जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो अपने ही इलाके से 12वीं तक की पढ़ाई कर चुका है। लेकिन मनीष जब अपनी 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद से अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम करने लगता है। पर मनीष जब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है, आखिरकार सीताराम अपने बेटे की शादी बगल गांव की रहने वाली पूजा के साथ में तय कर देता है। शादी की तारीख 30 मई को रखी जाती है। मनीष बड़ी धूमधाम से अपनी बारात को लेकर पूजा के घर पे जाता है, और शादी करने के बाद पूजा को दुल्हन बनाकर अपने घर लेकर चला आता है। पर जैसे ही 3 दिन का समय गुजरता है, इन्हीं पुरानी रीति रिवाजों की वजह से 3 दिन के बाद ही पूजा अपने मायके चली जाती है। पर शादी के ठीक 3 दिन के बाद ही पूजा जब वापस अपने मायके चली जाती है, मनीष का अब अपने घर पे थोड़ा भी मन नहीं लगता है। मनीष जहाँ भी रहता है एकदम गुमसुम रहता है, ना तो किसी से बातचीत करता है और ना हंसता है ना मुस्कुराता है। हालांकि मनीष जब उदास रहने लगता है, घर वाले जब देखते हैं तो घर वालों को भी देख करके समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। दरअसल परिवार वाले सोचते हैं कि मनीष को अपनी पत्नी से प्यार हो चुका है, क्योंकि शादी के ठीक 3 दिन के बाद ही जब पूजा अपने मायके चली जाती है, मनीष का मन नहीं लगता है। मनीष के परिवार वाले जब उसे इस हालत में देखते हैं, आखिरकार सीताराम अपनी बहू को घर वापस लाने के लिए 25 जून की तारीख रख देता है। जब 25 तारीख आती है, बहू को घर लाने से पहले अपने घर में पूजा पाठ का कार्यक्रम कराता है, क्योंकि ये पूजा पाठ भी पुरानी रीति रिवाज की तहत ही होती है। इस पूजा पाठ में सीताराम के तमाम रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। 25 तारीख जब आती है, इधर मनीष भी काफ़ी खुश होता है। सुबह सुबह ही मनीष अपने पशुओं को लेकर खेतों में बांधने के लिए चला जाता है, ये सोच करके कि दोपहर तक अपने पशुओं को वापस ला देगा, और फिर शाम के वक्त उसके परिवार वाले पूजा को वापस लाने के लिए उसके ससुराल में जाएंगे। लेकिन मनीष जब दोपहर तक भी अपने घर पर वापस नहीं आता है, अब मनीष के परिवार वाले उसके नंबर पर फ़ोन करते हैं, लेकिन अब मनीष का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। जब बार बार फ़ोन करने के बावजूद भी मनीष के नंबर पे कॉल नहीं लगता है, अब मनीष के परिवार वाले उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है, पूजा भी ख़त्म हो जाती है। रिश्तेदार जितने घर पे आए थे सब के सब वापस अपने घर भी चले जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके मनीष का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए 25 जून के शाम के वक्त ही सीताराम अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर इसी नज़दीकी थाने में जाता है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पर जैसे ही सुबह होती है, इधर खजूरी सड़क थाने की पुलिस सीताराम के नंबर पर फ़ोन करती है और सीताराम से कहती है कि दरअसल हमें मनीष का डेड बॉडी मिला है। इधर सीताराम के परिवार वालों को जब मालूम चलता है कि मनीष की किसी ने हत्या कर दिया है, पूरे घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। दरअसल अगले दिन 26 जून को इधर कोल्हाखेड़ी जंगल में एक महिला जब लकड़ी काटने के लिए जाती है, तो देखती है कि उस जंगल में एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है। महिला वहाँ से भागते दौड़ते गाँव में आती है और इस बात की जानकारी गांव के लोगों को देती है। इधर इस बात की जानकारी जब पुलिस को मालूम चलती है, पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है, डेड बॉडी को देखकर शिनाख्त कर लेती है, क्योंकि एक दिन पहले ही मनीष का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मनीष की गला दबा करके हत्या की गई थी। लेकिन डेड बॉडी को देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जाता है कि मनीष की हत्या कहीं और की गई है, और डेड बॉडी को उस जंगल में ठिकाने लगाया गया था। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस अभी घटनास्थल की मुआयना कर ही रही थी, तब तक इधर मनीष का पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुंच जाता है, और मनीष को जब मृत अवस्था में देखते हैं, सब के सब चीख चीख करके रोने लगते हैं।
पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस बारे में मनीष के पिता सीताराम से पूछताछ करती है। पुलिस सीताराम से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे की हत्या कौन कर सकता है या फिर तुम्हारे बेटे का किसी के साथ कोई दुश्मनी थी। इस पर सीताराम पुलिस को जवाब देते हुए कहता है कि साहब, मेरा बेटा एकदम सीधा साधा इंसान था। दरअसल 25 दिन पहले ही उसकी शादी पूजा से हुई थी और आज वो अपनी पत्नी को गहना कराने जाने वाला था। पुलिस को जब मालूम चलता है कि मनीष की मात्र 25 दिन पहले ही शादी हुई थी, ये जानकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। इसीलिए पुलिस अब अपराधियों तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मनीष के साथ साथ उसकी पत्नी पूजा के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। लेकिन पुलिस जब मनीष के कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो उसमें एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल कॉल डिटेल्स से मालूम चलता है कि इन 25 दिनों में मनीष और उसकी पत्नी पूजा के बीच में एक बार भी बातचीत नहीं हुई थी। पर पुलिस जब पूजा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर है जिस पे पूजा ने इन 25 दिनों के अंदर 470 बार बातचीत की थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी वीरेंद्र मीना के नाम पर रजिस्टर्ड है। वीरेंद्र जो बीनापुर गांव का रहने वाला है। दरअसल ये वीरेंद्र कोई और नहीं बल्कि पूजा के ही दूर का रिश्तेदार है। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है उसी शाम के वक्त पुलिस वीरेंद्र के घर पे जाती है और उसे अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर वीरेंद्र से मनीष की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। वीरेंद्र भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन वीरेंद्र जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है, खास करके इसकी असलियत जब मनीष के परिवार वालों को मालूम चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 4 साल पहले। दरअसल 4 साल पहले एक धार्मिक समारोह में पूजा और वीरेंद्र की पहली बार मुलाकात होती है। दोनों की जब पहली बार मुलाकात होती है, चूँकि दोनों दूर के रिश्तेदार थे इसीलिए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। लेकिन जब बातचीत करते हैं कहीं ना कहीं दोनों को एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती है। उसके बाद से वीरेंद्र और पूजा अपना अपना मोबाइल नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर फ़ोन के जरिए बातचीत करने लगते हैं। वीरेंद्र जिसके पिता अपने गांव के बहुत बड़ा किसान है, जिनके पास अच्छा खासा संपत्ति भी है। वीरेंद्र के पास अपनी एक खुद की कार भी है। वीरेंद्र दिल्ली में रह कर के IAS की तैयारी करता है। लेकिन वीरेंद्र और पूजा जब फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं, आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। वीरेंद्र और पूजा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू तो हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके चाह करके भी दोनों एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मीना समाज में आज भी लड़कियों को घर परिवार वालों के बिना इजाज़त के बगैर घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से चाह करके भी मीना और वीरेंद्र एक दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पूजा वीरेंद्र से मुलाकात करने के लिए अपने और वीरेंद्र की सारी सच्चाई दीपक से बता देती है। दीपक जो पूजा का फुफेरा भाई है, साथ ही साथ दीपक से अपने लिए मदद मांगती है। जब मदद के लिए रिक्वेस्ट करती है, दीपक भी तैयार हो जाता है और खुद दीपक ही पूजा को लेकर के वीरेंद्र से जाकर मुलाकात करवाता है। हालांकि दीपक जब पूजा को उसके घर से लेकर के जाता है तो पूजा के घर परिवार वाले भी दीपक के ऊपर शक नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता होता है। पर इधर बार बार जब वीरेंद्र और पूजा की जब मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस शादी के बारे में पूजा जब अपने परिवार वालों से बातचीत करती है, पूजा के पिता इस शादी की मंजूरी नहीं देते हैं, क्योंकि वीरेंद्र उनका दूर का रिश्तेदार होता है और मीना समाज में रिश्तेदारी में शादी तय नहीं होती है। पूजा हालांकि अपने पिता से काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन पूजा के पिता इस शादी की मंजूरी देने के बजाय सीताराम के बेटा मनीष के साथ में रिश्ता तय कर देते हैं और शादी की तारीख 30 मई को रखी जाती है। हालांकि जब शादी की तारीख रख दी जाती है, पूजा चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पाती है। लेकिन पूजा वीरेंद्र से वादा करती है कि तुम्हारे अलावा मेरे शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। 30 मई को पूजा जब शादी कर अपने ससुराल में जाती है, पहली रात को मनीष जब सुहाग रात पे अपनी पत्नी से मुलाकात करने के लिए जाता है और पूजा से जब बातचीत करते हुए उसका हाथ पकड़ता है, पूजा गुस्से में ही अपना हाथ छुड़ा लेती है, जिसे देख करके मनीष को भी बड़ा अजीब सा लगता है। हालांकि मनीष इसकी वजह पूछताछ करता है, लेकिन इसके बावजूद भी पूजा वीरेंद्र के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। मनीष जब दोबारा ज़बरदस्ती पूजा का हाथ पकड़ता है, पूजा भी एकदम से गुस्से में आ जाती है। लेकिन पूजा जैसे ही गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है, सुहाग रात पे ही मनीष अपनी पत्नी को एक जोरदार का थप्पड़ लगा देता है और गुस्से में ही बगल में आकर के सो जाता है। पूरी रात अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहता है और सोचते ही सोचते सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह हो जाती है,
इधर पूजा के परिवार वाले पहुंच जाते हैं उसे वापस अपने मायके ले जाने के लिए, क्योंकि शादी के अगले दिन ही लड़की को अपने मायके रीति रिवाज के तहत जाना होता है। पूजा जब वापस अपने मायके जाती है, मनीष अपनी पत्नी से कहता है कि अगर दोबारा तुम मेरे पास वापस आना तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी होकर के आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पर पूजा इस पर कोई जवाब नहीं देती है। पूजा अपने मायके तो चली जाती है, लेकिन रात वाली घटना के बारे में मनीष चाह करके भी अपने परिवार वालों से कुछ भी नहीं बता पाता है। दरअसल पूजा जब अपने मायके चली जाती है, मनीष यही सोचते रहता है कि आखिरकार पूजा उसके करीब क्यों नहीं आई। इसी वजह से जब उदास रहने लगता है, मनीष के परिवार वालों को लगता है कि शायद पूजा चली गई है, इसीलिए मनीष अपनी पत्नी के लिए उदास रहता है। इधर पूजा जब अपने मायके में जाती है, सुहाग रात वाली पूरी घटना के बारे में वीरेंद्र से बता देती है। वीरेंद्र को जब मालूम चलता है कि मनीष ने पूजा के ऊपर हाथ उठाया है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि वीरेंद्र मनीष को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। हालांकि वीरेंद्र जब मनीष को इस दुनिया से हटाने का तय करता है, पूजा भी इसके लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद से वीरेंद्र और पूजा मनीष को इस दुनिया से हटाने के लिए अपने इस षड्यंत्र में पूजा के फुफेरा भाई दीपक को भी शामिल कर लेते हैं। इधर 25 जून को जब पूजा को वापस अपने मायके में आने की तारीख रख दी जाती है, वीरेंद्र एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल वीरेंद्र चाहता ही नहीं है कि पूजा दोबारा वापस अपने ससुराल में जाए। 25 जून को सुबह सुबह ही मनीष अपने पशुओं को लेकर खेत में चला जाता है, ये सोच करके कि दोपहर तक वापस अपने घर चला आएगा। लेकिन पशुओं को लेकर जब खेत में जाता है, तभी उसके नंबर पे दीपक फ़ोन करता है। दरअसल मनीष, जो दीपक को पहले से ही जानता था कि दरअसल दीपक पूजा का फुफेरा भाई है, इसीलिए मनीष दीपक का फ़ोन उठा लेता है। दीपक मनीष से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम सड़क किनारे पे आ जाओ, तुम्हारी पत्नी को लेकर मुझे तुमसे कुछ बातचीत करनी है। मिलने की जब बात कहता है, मनीष भी दीपक से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और सड़क पे पहुंच जाता है। लेकिन जब सड़क पे पहुंचता है, उसी सड़क पे पहले से ही वीरेंद्र अपनी कार खड़ी करके मनीष का इंतज़ार कर रहा था। मनीष जब सड़क पे पहुंचता है, वीरेंद्र उसके पास आ जाता है और कहता है कि मुझे दीपक ने भेजा है, मेरे साथ चलो। मनीष वीरेंद्र के कार में बैठ जाता है। उसके बाद से वीरेंद्र अपनी गाड़ी चलाने लगता है। आगे जा कर के दीपक से मुलाकात भी करता है। जब तीनों की मुलाकात होती है, वीरेंद्र अपने गाड़ी के अंदर से 3 माजा की बोतल निकालता है और उसमें से एक एक बोतल सबको देता है। लेकिन मनीष जैसे ही उस बोतल को पीता है, पीने के बाद एकदम से नशे में चूर हो जाता है, क्योंकि वीरेंद्र ने उस बोतल में पहले से ही कुछ नशीली चीज़ें मिला दिया था। मनीष जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से वीरेंद्र एक गमछा से मनीष के गले में लपेटकर तब तक जोर से खींचता है जब तक मनीष की सांसें नहीं रुक जाती है। मनीष की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से अपने ही कार में मनीष की डेड बॉडी को लोड करके वहाँ से दोनों निकलते हैं और इसी कोल्हू खेड़ी जंगल में जाते हैं और उस जंगल में मनीष की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद से दोनों वापस अपने घर चले जाते हैं। वाकई में वीरेंद्र जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस वीरेंद्र के ही तहरीर पे पूजा और उसका फुफेरा भाई दीपक, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है फारूक साजिद अंसारी। फारूक साजिद अंसारी जो भागलपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं इंदल मंडल। इंदल मंडल जो सोनबरसा जिला मधेपुरा का रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं आनंद प्रकाश। आनंद प्रकाश जो पटना बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं ब्रिजेंद्र कुमार अनुरागी। ब्रिजेंद्र कुमार अनुरागी जो जिला महोबा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं अयाज अहमद। वैसे तो अयाज अहमद प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन सऊदी में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।